मनीषा एकेडमी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। 2-3 दिन के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक या आर्टिकल के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे कि शिक्षक दिवस से संबंधित कौन कौन से फैक्ट हैं उसके बारे में देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ये 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर को चलते हैं, देख लेते हैं इसको। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या अर्थात जो है 4 सितंबर की शाम को पूर्व संध्या पर देश भर में शिक्षकों को बधाई दी। हम सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 5 सितंबर जो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये किसकी जयंती पे मनाया जाता है? तो ये है सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे है सर्वपल्ली राधाकृष्णन 5 सितंबर 1888 से 17 अप्रैल 1975 तक एक भारतीय दार्शनिक, अकादमिक, राजनेता थे, जिन्होंने भारत के पहले उपराष्ट्रपति जिनका कार्यकाल था 1952 से 1962 तक, और भारत के दूसरे राष्ट्रपति 1962 से 1967 के रूप में कार्य किया। राधाकृष्णन मैसूर में 1918 से 21 और कलकत्ता में 1937 से लेकर 1941 तक विश्वविद्यालयों में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। कहाँ कहाँ पे कार्य किए थे? ये मैसूर और कलकत्ता विश्वविद्यालय। आगे है वह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की कुर्सी पर बैठने वाले पहले भारतीय थे। जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है वहाँ पे जो है प्रोफेसर की कुर्सी पर बैठने वाले ये पहले भारतीय थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उनका दर्शन शास्त्र अर्थात सर्वपल्ली राधाकृष्णन का दर्शन शास्त्र अद्वैत वेदांत में सम्मिलित था, जिसमें उन्होंने परंपरा को समकालीन समझ से पुनः परिभाषित किया। आगे है सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपने जीवन के दौरान कई उच्च पुरस्कारों से सम्मानित किए गए, जिसमें 1931 में एक नाइटहुड उपाधि दी गई थी इनको। आगे है 1954 में भारत रत्न और 1963 में मानद रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट की मानद सदस्यता शामिल थी। आगे है वे भारत में वंचित बुजुर्गों के एक गैर लाभकारी संगठन हेल्प एज इंडिया के संस्थापक में से एक थे। सर्वपल्ली का मानना था कि शिक्षकों का देश में सबसे अच्छा दिमाग होना चाहिए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का मानना था कि जो शिक्षक होते हैं देश में उनका जो है सबसे अच्छा दिमाग होना चाहिए। किस लिए होना चाहिए? क्योंकि वो बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो एक हिसाब से भविष्य निर्माता होते हैं बच्चों के लिए और राष्ट्र के लिए भी। आगे है 1962 से उनके जन्मदिन को भारत में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ये इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? 1962 से ये लगातार मनाया जा रहा है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में। तो इससे संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। चलते हैं अगले आर्टिकल पे। यह है द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया। इसे संबंधित देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट जारी की, जिसमें भारत में बाल विकास से संबंधित चुनौतियों का एक व्यापक ब्यौरा है। इस रिपोर्ट में जो है जो ये रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें भारत में जो बाल विकास है इससे संबंधित कौन कौन सी चुनौतियां हैं, क्या क्या बाधाएं हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं, इससे संबंधित इस रिपोर्ट में बहुत विस्तार से ब्यौरा दिया गया है या बताया गया है। रिपोर्ट जो है मोबाइल क्रेच द्वारा एक नीति वकालत संगठन द्वारा तैयार की गई है, जो पूरे भारत में वंचित बच्चों के साथ काम करता है। रिपोर्ट से हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा है कि भारत में 6 वर्ष से कम उम्र के 159 मिलियन बच्चों
में से 21% कुपोषित हैं। इसमें बताया जा रहा है कि जो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो 159 मिलियन बच्चे हैं, इन बच्चों में से जो 21% संख्या है वो कैसे हैं, वो कुपोषित हैं। उनका विकास अच्छे से नहीं हो रहा है या नहीं हुआ है। 36% से कम वजन के हैं। इसमें से जो है 36% ऐसे हैं जिनका वजन उम्र से कम है, जितना एक एज पे होनी चाहिए उससे वजन कम है। और 38% पूर्ण टीकाकरण प्राप्त नहीं करते हैं। इसमें 21% कुपोषित हैं, 36% अपने आयु से उनका वजन कम है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है, और 38% में जो है टीकाकरण का जो पूरा एक साइकिल होता है वो पूरा नहीं किया गया है। इस रिपोर्ट ने व्यक्तिगत, घरेलू और देश के स्तरों पर प्रारंभिक बचपन विकास, जिसको ECD भी कहते हैं, में निवेश पर भारी रिटर्न दुर्गम सबूतों को भी इंगित किया है। यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स पर रैंकिंग और मूल्यों के आधार पर केरल, गोवा, त्रिपुरा, तमिलनाडु नाम की रिपोर्ट शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में शामिल है। जबकि 8 राज्य हैं उसमें है असम, मेघालय, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। ये जो है 8 राज्य हैं, राष्ट्रीय औसत से कम अंकों के साथ पिछड़ गए हैं। इस तरह से ये था, बच्चों से संबंधित था, जो कि ध्यान देने वाली बात है। इस रिपोर्ट से शायद बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं और इस पे हो सकता है आगे के आने वाले समय में इस पे काफ़ी वर्क किया जाए, जिससे ये जो जितनी सारी दिक्कतें हैं उसमें सुधार किया जा सके। चलते हैं अगले आर्टिकल पे। अगला आर्टिकल हमारा है विश्व नारियल दिवस। तो विश्व नारियल दिवस क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। 2 सितंबर 2020 को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। इस वर्ष विश्व नारियल दिवस का विषय है दुनिया को बचाने के लिए नारियल में निवेश करें। इसकी जो थीम थी कि दुनिया को बचाने के लिए नारियल में निवेश करें। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में नारियल के महत्व और इसके लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। इस दिन को विशेष रूप से एशियाई और प्रशांत क्षेत्रों के तहत एशियाई और प्रशांत नारियल समुदाय द्वारा चिन्हित किया जाता है, क्योंकि दुनिया के अधिकांश नारियल उत्पादन केंद्र यहाँ होते हैं। विश्व नारियल दिवस का पहला उत्सव वर्ष 2009 में हुआ था। यह अवसर APCC के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में है, जो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग एशिया प्रशांत के प्रमुख प्राधिकरण के तहत संचालित होता है। भारत में नारियल उत्पादन में केरल सबसे ऊपर है। भारत में यदि पूछा जाए कि नारियल की उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ होती है, तो जो केरल राज्य है यहाँ पे नारियल की उत्पादकता सर्वाधिक होती है। लेकिन तमिलनाडु और कर्नाटक भी इस क्षेत्र में उठ रहे हैं। जैसे केरल है, केरल के बाद अगर आपसे पूछा जाए तो तमिलनाडु और कर्नाटक में तीव्र गति से उत्पादन की मात्रा यहाँ पे बढ़ रही है। राष्ट्रीय नारियल बोर्ड शीतल पेय, चिप्स और जाम जैसे नारियल से मूल्यवर्धित किस्मों के उत्पादन और विकास की देखरेख भी कर रहे हैं। इस पे जो है तेज़ी से वर्क हो रहा है, जो कि पहले नहीं था, अब इस पे वर्क तेज़ी से हो रहा है। तो ये विश्व नारियल दिवस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं। चलते हैं अगले आर्टिकल पे। हमारा अगला आर्टिकल है भारत के द्विपक्षीय संबंध। इसके बारे में देख लेते हैं। सरकार ने भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और फिनलैंड के बीच एक समझौता ज्ञापन को भी मंजूरी दी है। AMOU वैज्ञानिक लिंक को मजबूत करने के इरादे से भूविज्ञान प्रशिक्षण, खनिज पूर्वानुमान और उपयुक्तता विश्लेषण के क्षेत्र में सहयोग की सुविधा प्रदान करता है। आगे है यह भारत सरकार के खान
मंत्रालय के भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जिसको GSI भी कहा जाता है, तथा फिनलैंड सरकार के रोजगार और आर्थिक मंत्रालय के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। GSI राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक सूचना और खनिज संसाधन मूल्यांकन के निर्माण और अद्यतन के लिए भारत सरकार का एक प्रमुख भूवैज्ञानिक संगठन है। अगला हमारा आर्टिकल जो है, सरकार ने 118 मोबाइल एप्लीकेशन को बंद किया है। इसके पहले भी बंद हुआ था, अभी हाल फिलहाल में फिर से 118 मोबाइल एप्लीकेशन को बंद कर दिया गया है भारत सरकार द्वारा। इससे संबंधित देख लेते हैं। सरकार ने लोकप्रिय गेमिंग ऐप 118 मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें कहा गया है कि यह भारत की संप्रभुता अखंडता के लिए पूर्ण है। सरकार द्वारा प्रतिबंधित अन्य ऐप्स में से वीचैट वर्क, वीचैट रीडिंग है। ये भी ऐप है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सैनिकों द्वारा ताज़ा घुसपैठ के बीच यह कदम उठाया गया। इससे पहले सरकार ने सुरक्षा मुद्दों पर कैम स्कैनर और UC ब्राउज़र जैसे 59 लोकप्रिय चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था। ऐसे ऐप पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लिया गया, जिसने सूचना प्रौद्योगिकी जो जनता द्वारा सूचना के उपयोग को अवरुद्ध करने की प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय के नियम 2009 के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ पढ़े गए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत इसे लागू किया गया है। गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने भी इन दुर्भावनापूर्ण ऐप्स को अवरुद्ध करने के लिए विस्तृत सिफारिश भेजी है। तो ये रहे हमारे कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल, जो कि अभी 2-3 दिन के बीच की सारी जो है घटनाओं से संबंधित थे। हमें उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। यदि आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।